हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सब फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके आज से रिलेटेड, वो सारे करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, कुछ डिटेल न्यूज़ है, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। होप करती हूँ आप लोगों की तैयारियाँ अच्छे से चल रही होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग नारी अदालत। ओके, नाम से आपको पता चल रहा होगा, नारी अदालत यानी वुमेन से रिलेटेड चीज़ होगी इन इंडिया। तो जो नारी अदालत इनिशिएटिव है, नारी अदालत जो पहल है, ये कौन सी मिनिस्ट्री का है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ नारी अदालत का, ठीक है, तो ये क्या है, एक इनिशिएटिव है। किस लिए है? ताकि वुमेन्स, पता है वुमेन्स, और ये बेसिकली जो चीज़ है गाँव के लिए है, गाँव में जो महिलाएँ रहती हैं उनके लिए। तो महिलाओं जो डोमेस्टिक वायलेंस, आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस और प्रॉपर्टी, ओके, डोमेस्टिक वायलेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज है गाँव के अंदर, महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे, इनके लिए ये बनाया गया है नारी अदालत। इनसे मीन्स लोगों को, उन लोगों को अवेयर किया जाएगा, नारियों की ही अदालत होगी। और ये जो अदालत होगी वो टोटली वुमेन बेस्ड होगी। कौन सी? वुमेन, यानी हर एक मेंबर कैसा होगा, औरतें ही यहाँ की मेंबर होगी। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो गया, 7 से 9, 7 to 9 क्या होंगी, न्याय सखियाँ। क्या नाम होगा? न्याय सखी। ओके, न्याय सखी। न्याय सखी क्या करेंगी? कितनी है? 7 से 9 न्याय सखी होंगी। तो जो न्याय सखी होगी वो चीज़ों को, जो लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है, कैसे, किससे रिलेटेड, डोमेस्टिक से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या बेसिक कोई भी फैमिली इश्यूज टाइप, जो गांव लेवल पे जो इश्यूज होती है, वैसे इश्यूज को रिजॉल्व करेगी, सॉल्व करेगी। कौन क्या करेगी? कौन सी अदालत? नारी अदालत। कितनी होगी न्याय सखी? 7 से 9 न्याय सखियाँ होंगी। और अगर बात करें तो इसमें एक मुख्य, ओके, एक क्या होगी, मुख्य न्याय सखी होगी। ठीक है, एक मुख्य न्याय सखी होगी। ये क्या करेगी? लीडर होगी। हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें एक लीडर होती है। तो ये जो मुख्य न्याय सखी होगी, ये वहाँ की लीडर होगी। अगर मैं न्याय सखियों की बात करूँ तो इसमें से आधी, हाफ, मतलब मान लो अगर 9 है तो 9 छोड़ो, 10 मान लेते हैं हम लोग, आधे आधे ज़्यादा सही से समझ में आएगा, 10 मान लेते हैं हम लोग। तो 10 में से 5 जो होगा, तो वो जो 5 जो होंगी वो कौन होंगी? आधी आधी, यानी कि हाफ हाफ होगा, हाफ हाफ। ओके, तो जो आधी होगी वो कौन होगी? ग्राम पंचायत से रिलेटेड। ठीक है, ग्राम पंचायत में पता है ना, अभी महिलाओं को ही पंचायत बनाया जा रहा है। तो ग्राम पंचायत से होंगी आधी महिलाएं, और बाकी की आधी महिलाएं कौन सी होगी? जो सोशल वर्क कर रही है। ओके, जो सोशल वर्क कर रही है, साथ ही साथ जो या तो डॉक्टर है, टीचर है, ऐसे काम जो गांव से उस एरिया से रिलेटेड, ऐसी वुमेन्स जो उस गांव में पढ़ी लिखी है, ऐसा समझ लो, और काफ़ी अच्छे लेवल पे पढ़ी लिखी है, उन महिलाओं को आधा, मीन्स आधा पार्टिसिपेशन किनका रहेगा? जो महिलाएं अपने वहाँ कुछ काम कर रही है, टीचर का काम कर रही है, डॉक्टर है, या कोई सोशल काम कर रही है। और बाकी की आधी कौन सी होंगी? जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड महिलाएं हैं वो होंगी। पूरी की पूरी टीम होगी। इन्हीं की लीडर कौन होगी? जो मुख्य न्याय सखी होगी। और न्याय सखियाँ कितनी होगी इसमें? टोटल 7 से 9 न्याय सखी होगी। अगर मैं बात करूँ तो ये इवेंट स्टार्ट कहाँ हुआ है? तो आसाम और जम्मू एंड कश्मीर में। ये इवेंट स्टार्ट कहाँ किया गया है? आसाम में और जम्मू एंड कश्मीर में, अभी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अभी सारे पूरे कंट्री में नहीं, पर ऐसा है कि लगभग 6 महीने में, ओके, 6 मंथ्स के अंदर पूरी की पूरी कंट्री में ये न्याय जो नारी अदालत है, ये ओपन कर दिया जाएगा। इसकी जो फैसिलिटीज़ है पूरी की पूरी कंट्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो अब हमारा है कि ये है किस मिनिस्ट्री के अंदर? ओके, ये है किस मिनिस्ट्री के अंदर, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर बनेगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैं बात करूँ मिनिस्ट्री एंड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है, तो ये मिनिस्ट्री है स्मृति ईरानी जी के पास। ओके, स्मृति ईरानी जी के पास हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी इस पॉइंट से हमारे पास? नारी अदालत जो इनिशिएटिव है, जो वो
कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। इस मिनिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या चीज़ें कवर की जाएगी, डोमेस्टिक, जो भी महिलाओं को गाँव में जो दिक्कतें आ रही है वो चीज़ें कवर की जाएगी। 7 से 9 न्याय सखियाँ होंगी इसके अंदर। ओके, एक मुख्य न्याय सखी होगी, एक मुख्य न्याय सखी होगी। ग्राम पंचायत आधे जो होंगे वो कहाँ से होंगे, ग्राम पंचायत से, और आधे कहाँ से होंगे, जो डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, वो होंगे आधे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द नोबेल लॉरिएट्स इन केमिस्ट्री 2023? रसायन विज्ञान में 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? केमिस्ट्री, अभी अभी हर एक फील्ड में देखो, अगर नोबेल प्राइज़ की बात करूँ, ओके, जो नोबेल प्राइज़ है उसकी बात करें हम, तो नोबेल प्राइज़ अलग अलग फील्ड में मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स के अंदर मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है। ओके, मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी, इसके अंदर दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, पीस के फील्ड में दिया जाता है, इकोनॉमी के फील्ड में दिया जाता है। ओके, ये कुछ फील्ड हैं जिसके अंदर दिया जाता है क्या, नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ क्या है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्राइज़ है इन फील्ड्स के अंदर। ओके, ये जो फील्ड्स हैं इसके अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्राइज़ क्या होता है, नोबेल प्राइज़ माना जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको दिया गया है, तो केमिस्ट्री के पहले हम लोग जानते हैं फिजिक्स में किनको मिला है, मेडिसिन में किनको मिला है, लिटरेचर में, इकोनॉमी में अभी तक नहीं मिला। 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को इनका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इकोनॉमी में किनको मिला है। तो फिजिक्स में किनको मिला है, पेरी ऑगस्टिन को मिला है। ओके, फेरेंस को मिला है, और साथ ही साथ किसको मिला है, एनी को। ओके, किनको किनको मिला है, पेरी ऑगस्टिन, फेरेंस को और एनी को। केमिस्ट्री हम अभी आंसर चेक करेंगे। मेडिसिन में किनको मिला है, कैटेलियन को और ड्रू को। ठीक है, ये दो नेम है, इन दोनों को मिला है क्या, मेडिसिन के अंदर। अगर हम पीस की बात करें तो पीस में किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी। ओके, नरगिस मोहम्मदी को। और वहीं लिटरेचर की बात करूँ तो लिटरेचर में किनको मिला है, जॉन फॉसी को। ओके, इनको मिला है। ये जो है हमारे इस बार के जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है उनके नेम। अगर हम बात करते हैं, फाइनली हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है। आपका आंसर बनेगा मोंगी जी और वेवेंडी लुइस और ब्रूस एलेक्सी। ये जो नेम है इनको दिया गया है केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट, व्हाट इज़ UPI 123 पे? यूपीआई से क्या समझते हो आप? UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी क्या होता था हमारे पास कुछ टाइम पहले, यानी कि ये 2016 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। पहली बार लॉन्च कब हुआ था UPI? 2016 के अंदर। ये किसके, RBI इसको रेगुलेट करती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको रेगुलेट करती है। और ये NPCI के साथ मिलकर, मैं समझो NPCI ने स्टार्ट किया है, NPCI इसकी पेरेंट है। ओके, NPCI क्या हो जाएगी, इसकी पेरेंट हो जाएगी। RBI रेगुलेट करती है, इंडिया में जितने भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं सबको RBI रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो 2016 में लॉन्च हुआ था UPI। उसके पहले क्या, हम हर एक चीज़ कैश में लेन देन करते थे। हर एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा है ना, धीरे धीरे होता था, लाइनों में लगे रहते थे हम लोग कैश के लिए। कभी कभी हमारे पास अगर 1-2 रुपये सिक्के नहीं होते थे तो दुकानदार हमें 5 रुपये की टॉफ़ी पकड़ा देता था कि खुले नहीं है। पर अब ये दिक्कत थी, अब हम पैसों में भी काम कर सकते हैं। मान लो 5 रुपये 50 पैसे हैं तो हम 50 पैसे भी अगले को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है 123 पे क्या है। तो अगर बात करूं तो ये क्या होता था अभी से पहले, अभी तक जो हम लोग करते थे उसमें क्या होता था कि है ना, फ़ोन में इंटरनेट है, आपके फ़ोन में स्मार्टफोन है, आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम पेमेंट करते थे। हमारी जो UPI होती है, ठीक है, UPI के थ्रू हम पेमेंट कर दिया करते थे। पर वो लोग क्या, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, या चलो ठीक है इंटरनेट, कभी कभी ऐसा भी तो होता है हमारा इंटरनेट ख़त्म हो जाता है बीच में और हम पेमेंट करने बैठे हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, फिर हम कैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट अटक जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या आया है, UPI 123 पे। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं है। क्या है, आपके बैंक की जो IVR नंबर है, ठीक है, आपके बैंक का जो IVR नंबर है उस नंबर पे कॉल करना है। तो आपका आंसर क्या बनता है, IVR बेस्ड एक UPI सॉल्यूशन है, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें।
हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं, ओके, हम डिस्कस करते हैं। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो संघाई चाइना के अंदर है। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इसका हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना के अंदर है। ये क्या करती है बेसिकली? ये फोकस करती है अपने जो इसकी मेंबर कंट्रीज है। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? टोटल 68 मेंबर कंट्रीज है अभी के टाइम में। स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ था तब 49 मेंबर्स से, अब कितने हो गए हैं? 68 मेंबर्स हैं। तो चलो हम बात करते हैं। तो ये क्या करती है? 68 जो इसके मेंबर्स हैं उन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि वहाँ के रोड कैसे होंगे, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, कैसे भी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इकोनॉमी पे, ओके, रेल डेवलपमेंट पे। इंडिया को रेल डेवलपमेंट पे लोन दिया हुआ है। साथ ही साथ इंडिया को मीन्स बिहार को भी लोन दिया गया हुआ है। किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड बनाने के लिए ADB ने अभी अभी लोन दिया है। तो ये होता है हमारा ADB बैंक क्या करता है? लोन देता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक की? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? मुश्ताक असाकवा। मुश्ताक असाकवा जो है प्रेसिडेंट है किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और एक चीज़ जान लो कि अभी एक चीज़ और रह गया, हेडक्वार्टर कहाँ है आपके? ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर बनेगा आपका मनीला, फिलीपींस के अंदर। ओके, कहाँ है? मनीला, फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर है किसका? ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द ब्रिक्स इकोनॉमिक अलियंस? जो ब्रिक्स इकोनॉमिक अलियंस है उसकी कौन सी कंट्रीज मेंबर है? ब्रिक्स हम बात करें, BRICS, ब्रिक्स। ब्रिक्स की हम लोग चलो बात करते हैं। तो ब्रिक्स में क्या है? B फॉर ब्राज़ील, ओके, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये इसकी कंट्री मेंबर्स है। ये 4 इसकी कंट्री मेंबर्स है। इस बार साउथ अफ्रीका में इसकी मेजबानी की गई, साउथ अफ्रीका ने मेजबानी की थी, यानी कि अभी जो ब्रिक्स समिट रहा था इस बार 2023 का, वो किन्होंने होस्ट किया था? साउथ अफ्रीका ने। अगर हम देखिए तो हमारा जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो उस समय नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे। आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। ओके, तो इस बार इवेंट कौन सी थी? 15th एडिशन थी। ओके, 15th एडिशन थी, 15वां संस्करण था। इवेंट रहा कहाँ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका। इवेंट कहाँ रहा था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। कौन सी? ब्रिक्स की कौन सी? 15वीं समिट थी। तो अब आपको नाम पता चल गया होगा ब्रिक्स से रिलेटेड कौन सी कंट्रीज है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। C ऑप्शन आपका आंसर बनता है। सुधा मूर्ति वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडिया अवार्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सुधा मूर्ति, अगर हम बात करें सुधा मूर्ति जी की तो ये कौन है? इन्फोसिस के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? NR नारायण मूर्ति। ओके, क्या नाम है उनका? NR नारायण मूर्ति। ये कौन है? इन्फोसिस के को फाउंडर है। ओके, इन्फोसिस के को फाउंडर है NR नारायण मूर्ति। उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एज हिज वाइफ ही नोन होती है। इनका खुद का पर्सनैलिटी है। ये बहुत ही अच्छी ऑथर है, बहुत अच्छी इन्होंने किताबें लिखी है, बहुत ही अच्छी फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी कि समाज सेवा का काम करती है, बहुत ज़्यादा समाज सेवा का काम करती है। ऐसा समझो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही समाज सेवा में दे रखी है। इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड। ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड इसीलिए मिला है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बन जाती है। ओके, फर्स्ट वुमेन है टू रिसीव दिस अवार्ड। इनको जो ये अवार्ड मिला है तो ये पहली वुमेन बनती है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि किसने, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें ये अवार्ड दिया है? तो आपका बनेगा कनाडा इंडिया फाउंडेशन। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने इन्हें ये अवार्ड दिया है।
और और ये जो अवार्ड है इसके अंदर 50 ओके $50,000 नगद पुरस्कार में दिया जाता है। में से इस अवार्ड में जो मनी प्रोवाइड करी जाती है वो कितनी है, $50,000, जो सुधा मूर्ति जी कहाँ यूज़ करेंगी, चैरिटीज़ में। वो वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए चैरिटी में ये अमाउंट यूज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री डिड इंडिया विन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ अंडर-19 चैम्पियनशिप। अगर बात करें तो अभी अभी इंडिया ने अंडर-19 चैम्पियनशिप जीता है, जो कि इन्होंने अगर जीता है तो इन्होंने किनको हराया है, हराया इन्होंने पाकिस्तान को। ओके, पाकिस्तान को। इंडिया स्कोर कितना था इंडिया का, 3-0। ओके, 3 गोल थे इंडिया के, 0 गोल था पाकिस्तान का, और हमारी इंडिया जीत गई। इवेंट कहाँ रहा था, ये नेपाल में रहा था। नेपाल में भी कहाँ रहा था, तो नेपाल में ये रहा था दशरथ, ओके, दशरथ रंगशाला स्टेडियम। दशरथ रंगशाला स्टेडियम कहाँ, नेपाल के अंदर, वहाँ ये इवेंट रहा था। अगर बात करूँ तो ये 8th यूथ टाइटल है। ओके, 8th यूथ टाइटल है इंडिया के पास सैफ का, यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का इंडिया के पास जो यूथ लेवल का है वो कौन सा, 8th टाइटल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। किसको हराया है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, 3-0 से इंडिया लीड पे था। और इवेंट रहा कहाँ था, यानी ये फाइनल खेला कहाँ गया था, दशरथ रंगशाला जो स्टेडियम है नेपाल काठमांडू में। ओके, ये भी याद रखना, नेपाल में भी कहाँ, काठमांडू में, काठमांडू। ओके, यहाँ ये इवेंट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सोलर रीफ साइकिलिंग ट्रैक वॉज इनोग्रेटेड इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में जो पहला सोलर रीफ की बात करूँ तो पहला ऐसा ट्रैक है, पूरा ट्रैक बनाया हुआ है। ओके, पूरा ऐसा ट्रैक बनाया हुआ है, वो ट्रैक और उसकी जो छत है, मीन्स उसको रास्ता है, रास्ते के ऊपर कवर कर रखा है। तो पूरे कवर किए हुए रास्ते को सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। टोटल सोलर पैनल्स कितने लगाए हुए हैं हमारे पास, ओके, टोटल सोलर पैनल्स कितने हैं, तो उसका आंसर बनेगा आपका 16,000। टोटल सोलर पैनल्स कितने हैं हमारे पास, 16,000। ओके, 16,000 टोटल सोलर पैनल्स लगाए। ये क्यों लगाए गए हैं, ताकि हेल्थी इन्वायरमेंट दे सके। ग्रीन, हमें पता है हम ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे अर्थ को ग्रीन कर रहे हैं, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ, यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हम आगे बढ़े। तो 16,000 सोलर पैनल्स लगेंगे। कितना इलेक्ट्रिसिटी, अब 16,000 सोलर पैनल लग रहे हैं तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो ये होगा आपका 16 मेगावाट। ओके, 16 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये। और हम बात करें तो इससे होगा क्या, इससे 32,000 स्ट्रीट लाइट, ओके, स्ट्रीट लाइट्स चलेंगी। 32,000 जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जलेंगी। लगभग 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर्स का एरिया कवर करेंगे। 32,000 स्ट्रीट लाइट जा रही है, 800 किलोमीटर का एरिया कवर किया जाएगा। ये जो है, ओके, जो ये सोलर पैनल है हमारा 23 किलोमीटर, ओके, 23 किलोमीटर का एरिया, मीन्स पूरा 23 किलोमीटर का एरिया का ट्रैक बनाया हुआ है। 23 किलोमीटर के एरिया पे ये अपने 16,000 सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, जो कि आपको 32,000 स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करेंगी, यानी 32,000 स्ट्रीट लाइट्स को लाइट्स मिलेगी। 800 किलोमीटर का पूरा एरिया कवर किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पहला सोलर पैनल वाला जो ट्रैक है वो कहाँ लगाया गया है, आपका आंसर क्या बनेगा, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये रहा है। नेक्स्ट, ये था हमारा MCQ पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम डिटेल डिस्कशंस करते हैं, क्या क्या डिटेल न्यूज़ रही है आज से रिलेटेड। ओके, तो पहले स्लाइड है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। एक हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। ये सेंटर किन लोगों के लिए बनाया गया है, तो ये ट्रेनिंग जो सेंटर है वो किन के लिए बनाया गया है, जो दिव्यांग लोग हैं। ओके, दिव्यांग लोगों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर ऐसा बनाया गया है, समझो। उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हम नॉर्मल पीपल्स के लिए तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन है, पर हर एक वर्ग के लोगों को अपलिफ्टमेंट देने के लिए बहुत ज़रूरी है,
तो ये जो हाईटेक है वो किन लोगों के लिए है? दिव्यांग लोगों के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। कौन सा? पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर किन लोगों के लिए? दिव्यांग लोगों के लिए। नेम्ड आफ्टर किन के नाम पर है? ये जो स्टेडियम बनाया गया है ये किन के नाम पर है? तो ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है वहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है। ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेशन किया गया है किनके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बात करें तो दिव्यांग फ्रॉम, अब इससे क्या होगा? ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड, इंडिया के अंदर जितने भी, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के जो दिव्यांग है उनके लिए ही स्टेडियम बनाया गया, नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी दिव्यांग हैं वो सब यहाँ आकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी उनको सीखना है वो सीख सकते हैं। ओके, दिव्यांग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कैन प्रैक्टिस एंड ट्रेन इन द अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ये ट्रेनिंग सेंटर है उनके नाम पे, इस ट्रेनिंग सेंटर में हर एक दिव्यांग आकर जो क्वालिफाई हो जाए उसके बाद यहाँ आकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ताकि जो आपको भी पता है हर टाइप के ओलंपिक्स आते हैं, तो नाम भी नहीं याद है मुझे, क्या हो गया मुझे आज पता नहीं। नेक्स्ट, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ बजट ऑफ 151.16 करोड़। ठीक है, 151.16 करोड़ एट एन एरिया ऑफ, कितने एरिया में? 34 एकड़ के एरिया में फॉर सेट ऑफ द सेंटर। ये सेंटर बजट कितना है सेंटर को? 151.16 करोड़ इसका बजट है, और 34 एकड़ जो एरिया है उतने एरिया में इस पूरे सेंटर को बनाया जाएगा। ठीक है, पूरे सेंटर को कितना? 34 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा। ये क्या करेगा? टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी किनको? जो कि दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन है। आपको पता है दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन भी हमारे लिए मेडल्स लेकर आते हैं, ओलंपिक में लेकर आते हैं, या जो अलग अलग गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो जो दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन है उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, एकदम अच्छी लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेटेस्ट सर्चेस फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जितने भी वर्ल्ड के अंदर लेटेस्ट फैसिलिटीज़, हाईटेक बनाया जा रहा है, इस सेंटर को हाईटेक बनाया जा रहा है ना, तो इसमें क्या होगा? सारी न्यू से न्यू फैसिलिटीज़ उपलब्ध होगी, जिससे इन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूज, अगेन एक नरेंद्र मोदी जी ने एक और चीज़ की इनॉग्रेशन की है, वो देखते हैं। सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड फॉर तेलंगाना। ओके, क्या नाम है? सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इसका अप्रूवल मिल गया है किसको? तेलंगाना को। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? अभी हमने तेलंगाना से रिलेटेड एक न्यूज़ भी पढ़ा था। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और अभी हमने क्या पढ़ा कि तेलंगाना के अंदर 23 किलोमीटर का एरिया का ट्रैक बन रहा है सोलर पैनल से रिलेटेड, है ना? सोलर पैनल लगे हुए होंगे 16,000, अभी हमने डिस्कस किया है। 16,000 सोलर पैनल्स लगे होंगे, 23 किलोमीटर का पूरा ट्रैक एरिया है। ओके, तो ऑन अक्टूबर 4 अक्टूबर को द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उसका एस्टेब्लिशमेंट का अप्रूवल दे दिया गया है कि एंड द सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और उसका नाम क्या होगा? द सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ओके, नाम याद रखना, नाम आपसे पूछा जाएगा, क्या नाम है? द सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन किया जा रहा है? तेलंगाना के अंदर। अप्रूवल किन्होंने दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। द यूनिवर्सिटी विल अ बजट ऑफ 889, ठीक है, द यूनिवर्सिटी विथ अ बजट ऑफ 889 करोड़। कितने करोड़ का बजट मिला है इसे? छोड़ो यार, द यूनिवर्सिटी विथ अ बजट ऑफ 889 करोड़। कितना? 889 करोड़ का बजट मिला है इस यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? द सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है कहाँ पे ओपन की जाएगी? तो तेलंगाना स्टेट के अंदर ओपन की जाएगी, और वहाँ भी मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला है। अभी हमने नोबेल प्राइज से रिलेटेड एमसीक्यू किया था, तो उसी में बेस्ड पीस प्राइज है, ठीक है। पीस प्राइज 2023 अवॉर्डेड किनको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को ये अवार्ड दिया गया है। किसके अंदर? पीस के अंदर। शांति की बात करें तो हमारे इंडिया में किनको दिया गया है? सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज इंडिया में किनको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ओके, इनको भी पीस प्राइज मिला था। अभी एक और पीस प्राइज की बात हम कर रहे हैं, इस साल इन्हें मिला है फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। ठीक है, ईरान में पता है महिलाओं की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक है, वहाँ बहुत दिक्कत में रह रही महिलाएं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया है नरगिस मोहम्मदी ने। तो इसलिए उनको उनके प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, उनको एडमायर करने के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम फॉर ऑल, उन लोगों के लिए, ह्यूमन राइट के लिए, क्योंकि वहाँ की महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं। जैसे हम वोट दे रहे हैं, हम कहीं भी बाहर घूम सकते हैं, नौकरियाँ कर सकते हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए इतना ओपनली इतनी राइट्स है नहीं, इसलिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, तो इनको ये पीस प्राइज अवार्ड इनको दिया गया है। द मोटो अडॉप्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेटर वुमेन लाइफ फ्रीडम, क्या मोटो था कि वुमेन की जो लाइफ है, महिलाओं की जो जीवन है, उनको भी फ्रीडम का पूरा हक है, ये इनका मोटो था। ओके, किनका? नरगिस मोहम्मदी जी का। इनको क्या मिली है? पीस प्राइज। आपको याद इतना रखना है, इस साल 2023 में नोबेल प्राइज का पीस प्राइज किनको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी जी को मिला है। और साथ ही साथ उनका मोटो क्या था? वुमेन लाइफ फ्रीडम, वुमेन लाइफ फ्रीडम। और इन्होंने क्या किया है? ईरान के वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, उनके फ्रीडम के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश टू प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में जो मध्य प्रदेश है वो महिलाओं को कितने? 35%। ओके, ठीक है, 35% की आरक्षण की बात करी। अभी अभी वुमेन बिल पास हुआ था, तो ये वुमेन बिल पास हुआ उसके जस्ट बाद ये आया है। अगर बात करो तो बिहार में, ओके, बिहार में 35% जो रिजर्वेशन है वुमेन की वो पहले से चल रही है। काफ़ी स्टेट्स वुमेन को रिजर्वेशन दे रही है, क्योंकि उनके एरिया में, उनके स्टेट में वुमेन और मैन की इक्वलिटी को इक्वल लाने के लिए, ठीक है। मान लो दोनों ऊपर नहीं, काफ़ी गैप है अगर दोनों के फ्रीडम के अंदर, दोनों के पार्टिसिपेशंस के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, इसलिए अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन किया गया है ताकि वुमेन्स भी अप्लाई करें, है ना। तो ये क्या, कौन सी जो सिविल सर्विसेज होगी? MPPSC, यानी UPSC होता है, UPPSC होता है, BPSC होता है, वैसे ही जो MPPSC एग्जाम्स होंगे उसके अंदर कितना? 35% का रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को। और एक डिपार्टमेंट को एक्सक्लूड किया गया है, कौन सा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो जॉब्स है उसमें 35% का जो रिजर्वेशन है वो नहीं लगेगा। उसके अलावा जितने भी MPPSC के थ्रू एग्जाम्स होंगे उन सब के अंदर ये 35% का रिजर्वेशन रहेगा महिलाओं के लिए, चाहे वो टीचर का हो, पुलिस का हो, रेलवे और से रिलेटेड, उनके अंदर अगर मेट्रोस हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर MPPSC एग्जाम्स करवाती है उनकी वैकेंसीज के थ्रू उसमें रिजर्वेशन रहेगा। ओके, द प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट टू द मध्य प्रदेश सिविल सर्विस जो है रूल 1997 कम जस्ट अहेड ऑफ अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शन। अभी स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उसके जस्ट पहले ये इतना बड़ा 35% का जो रिजर्वेशन है वो लेकर आया गया है। अगर हम बात करें, एडिशनली एन इम्प्रेसिव 50% ऑफ टीचिंग पोजीशन विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। 50%, वहाँ तो 35% तो ओवरऑल था, 50% महिलाओं के लिए रिजर्व्ड ही रहेगा कि 50% में तो महिलाएं ही आएंगी। ओके, एम्फेसाइजिंग द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू जेंडर बैलेंस। वही बात कर रहे हैं कि वो जेंडर को बैलेंस करना चाह रही है, क्योंकि महिलाओं का भागीदारी बहुत ही ज़्यादा कम है इन सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंदर, तो इक्वल करना चाह रही है ताकि बैलेंस बना रहे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लाडली बहन योजना ऑफ फ्लेक्सिब वेलफेयर फॉर वुमेन अंडर द स्कीम एलिजिबल बेनिफिशियरीज 1250 पर मंथ। जो लाडली बहन योजना है इसकी भी बात हुई है, इसके अंदर 1250 रुपये जो है हर महीने दिया जाता है। किनको? जो एलिजिबल वुमेन है इस स्कीम से रिलेटेड उनको दिया जाता है। ओके, और ये जो आया है, ये जो
स्कीम लेकर आई है एमपी गवर्नमेंट, वो जस्ट किसके बाद लाई है, वुमेन बिल के बाद। वुमेन बिल अभी अभी पार्लियामेंट में पास हुआ था। अगर हम बात करें तो वो न्यू पार्लियामेंट का फर्स्ट अमेंडमेंट है। अब तक सारे सेशंस कहाँ होते हैं, पुराने पार्लियामेंट में हो रहे थे। जो ये वुमेन बिल है ये कौन सा 128th अमेंडमेंट है, ठीक है, 128वां अमेंडमेंट है, पहला अमेंडमेंट रहा है नए वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर। इस बिल के अंदर क्या बनाया जा रहा था कि 33% रिजर्वेशन मिल रही है महिलाओं को। कितनी प्रतिशत की आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, तो 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। नेक्स्ट एक और जीआई टैग मिल गया। अभी हमने देखा था जो बोरसिली का जो क्या था, पश्मीना शॉल, पश्मीना को दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। अभी बात करें एक और जीआई टैग दिया गया है, ये किसको, अरुणाचल प्रदेश याक चुर्पी रिसीवर जीआई टैग। याक चुर्पी क्या है, एक तरीके से अगर देखो तो आपको इमेज में दिख रही होगी, ये याक है और ये पनीर जैसे क्यूब्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये पनीर जैसे क्यूब्स है, इनको दिया गया है जीआई टैग। यानी कि एक तरीके से मानो पनीर है, बनता किससे है, हम काऊ मिल्क से, बफेलो मिल्क के हम पनीर खाते हैं, ये याक मिल्क का पनीर है, ठीक है। डिटेल डिस्कशन करते हैं। स्लाइटली सॉर एंड सॉल्टी, थोड़ा सा खट्टा और सॉल्टी टेस्ट वाइज ऐसा होता है। नेचुरली फॉर्मिनेटेड चीज़, एक चीज़ है, पनीर है, पनीर कह सकते हो, चीज़ कह सकते हो। प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क ऑफ अरुणाचल याक, जो अरुणाचल प्रदेश की जो याक है, इमेज देख लो आप, याक की ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उनके शरीर पे, तो उनकी याक से नर्चर्ड इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, ओके, यानी कि बहुत ऊंची, पता है अरुणाचल प्रदेश बहुत हाइट पे है, तो ऊंची एरियाज में ये चीज़ होती है। हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ प्रेस्टिजियस जियोग्राफिकल टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग अभी दिया गया है। किसको दिया गया है, यही याद रखना है हमको। अरुणाचल प्रदेश का जो चर्पी, याक चर्पी है, यानी कि ये जो चीज़ है, ये पनीर है, इसको दिया गया है जीआई टैग, ओके। अगर हम बात करें तो चिरपी और ट्रेडिशनल चीज़ मेड फ्रॉम याक मिल्क से बनाया जाता है। चिरपी एक ट्रेडिशनल चीज़ है। स्टेपल फूड फॉर ट्राइबल, वहाँ के लोगों का डेली का खाना है। जो ये चिरपी है ना, हर दूसरी चीज़, जैसे हमारी दाल चावल बन जाएगी, दाल रोटी बन जाएगी, रोटी सब्जी बन जाएगी, तो वहाँ के लोगों के लिए ये डेली बनने वाली एक चीज़ है, स्टेपल फूड है, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा रिच इन प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर, और वाइटल डाइटरी सोर्स, स्पेशली रीजन वेयर फ्रेश वेजिटेबल्स स्केर्स। वहाँ पता है बहुत ऊंचाई पे है, मीन्स ऊंचाई पे है अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे वेजिटेबल्स डेली मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो लोगों को अलग डिफरेंट डाइट्स पे रिलाई करना पड़ता है। तो उसी का आंसर बनेगा आपका ये क्या है कि वो याक चर्पी इसलिए यूज़ करते हैं, डेली खाते हैं, उसको जीआई टैग दिया गया है। इतना हमारा इम्पॉर्टेंट बनता है, ठीक है, इतना ही हमारा इम्पॉर्टेंट है। चिरपी इज़ नॉट जस्ट अ फूड आइटम, इट्स कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट एंड टेंजिबल कल्चरल एंड ट्राइबल, मीन्स ये सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी कल्चरल महत्व रखता है चिरपी, ओके। नोकिया की बात करें तो नोकिया ओपन 6G लैब फैसिलिटी इन बैंगलोर। 6G 6th जनरेशन आ गया है लैब फैसिलिटी कहाँ, बैंगलोर के अंदर। टेलीकॉम जायंट कंपनी, हम सबको पता है बहुत बड़ी कंपनी है नोकिया, हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड द फ्यूचर ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 6G लैब्स। कैसे 6G लैब्स ओपन कर रही है, कहाँ पे, बैंगलोर इंडिया के अंदर 6G लैब यानी 6th जनरेशन लैब स्टार्ट कर रही है, ओपन कर रही है, ओके। अब इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, आज सबसे इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है, आज है हमारा 8 अक्टूबर, है ना। तो 8 अक्टूबर को क्या आता है, इंडियन एयरफोर्स डे। दिस डे सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स हमारे लिए कितना कुछ करती है, हमारे देश को बचा के रखती है दूसरे हमलों से, बहुत सारी चीज़ों में पार्ट लेती है। कितना इंपॉर्टेंट होता है इनका पावरफुल होना हमारे लिए, इन्हीं के महत्व के लिए होती है। अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स वाज ऑफिशियली स्टैब्लिश ऑन 8 अक्टूबर 1932। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को इसको स्टैब्लिश किया गया था, ओके। स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की। इट्स फर्स्ट AC फ्लाइट केम इनटू बीइंग ऑन 1 अप्रैल 1933, ठीक है। पहला जो एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स को मिला था, वो फर्स्ट फ्लाइट कब हुई थी, 1 अप्रैल 1933 में पहली फ्लाइट हुई थी। और द इंडियन एयर चीफ मार्शल, अभी कौन है हमारे इंडियन एयर के चीफ मार्शल, कौन है, VR चौधरी। अगर मैं बात करूँ हमारे आर्मी के जनरल कौन है, तो आपके बनेंगे मनोज पांडे। नेवी की चीफ कौन है,
वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, प्रेजेंट वायुसेना मेडल फॉर गैलेंट्री। इसी दिन जो एयरफोर्स डे है उस दिन क्या गैलेंट्री अवार्ड्स दिया जाएगा। जो एयरफोर्स के फिलहाल में एयरफोर्स में पूरे साल में जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम बहादुरी के काम किए उनको अवार्ड्स देंगे। कौन देंगे? वी.आर. चौधरी, जो कि क्या है एयरफोर्स के चीफ मार्शल है। ओके, इंडियन एयरफोर्स इज द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स चौथे नंबर पे आता है एयरफोर्स की पावर की मानी तो। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स कितने मामले पे आता है? चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास करंट अफेयर से रिलेटेड। होप आपको अच्छी लगी हो। बात करते हैं पेगासस करियर एकेडमी की, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इंग्लिश, रीजनिंग, स्पेशल जीके, मैथ्स, इन सब से रिलेटेड सारी क्लासेस मिल जाएगी। ऑनलाइन लाइव बैच आप ज्वाइन करो। एसएससी से रिलेटेड सारे एक्सपर्ट, सारे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे आपको, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएगी। और इसके अंदर साथ ही साथ आपको CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे 1000+ मॉक टेस्ट हैं, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ, हर टाइप के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बेस्ड जैसा पेपर आता है वैसे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। करना क्या है आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए? पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। गूगल प्ले, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, वहाँ से जाओ, पेगासस करियर एकेडमी का जो ऐप है आप डाउनलोड करो। वहाँ पे जाके आप फाउंडेशन बैच का लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एसएससी के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हर एक चीज़ टू द पॉइंट, टू द एग्जाम लेवल आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। होप ये सेशन अच्छा लगा हो आपको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।